नमस्ते दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना अगर कहानी पसंद आए तो। जानती हूँ कुछ गलत कर रही हूँ। कुछ क्या, बहुत गलत। क्यों अजीब सी बेचैनी में 3 साल से इधर से उधर घूम रही हूँ। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सबसे पहले उसी का ख्याल एक मीठे एहसास के साथ अपराध बोझ से भरता चला जाता है। देखने वालों को प्रत्यक्षता मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा नजर आता है। मेरे बहुत ही अच्छे पति निखिल और मेरा युवा बेटा पार्थ, पर कहीं कुछ तो होगा ही ना। अधूरा सा, बेमानी सा, इश्क जैसा कुछ जो मुझे हो गया है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहीं वो भी रहता है। नाम नहीं पता मुझे। रात दिन उसे देखने भर की चाह में ही 3 साल बीत गए हैं। ऐसे ही, यूं ही। मैं कोई छोटी सी भी नहीं। मेरे 45 साल के जीवन में ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया हो कि मन अपराध बोझ से भरा हो। 22 साल का सुखद वैवाहिक जीवन है मेरा। निखिल से अच्छे पति की कल्पना भी नहीं की कभी। ईश्वर ने बिना मांगे ही सब कुछ दिया है मुझे। हमेशा जिसके लिए मैं मन में ईश्वर को धन्यवाद करती रही। फिर अब क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरे सुख चैन को? एक विवाहित पर पुरुष जो एक पिता भी है और मुझसे शायद 8-10 साल छोटा भी होगा। क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई हूँ? क्या करूं? कैसे संभालूं दिल को? सुनता ही नहीं है। इसे बस उसे देखने से ही मतलब है और कुछ भी नहीं चाहता। ये ऐसा भी नहीं कि उसे लेकर कुछ अनैतिक सा संबंध सोच लिया हो मैंने। बस कहीं हल्की सी चाह रहती है उससे बात करने की, उसे जानने की, बस। और कुछ भी नहीं है। और तसल्ली भी बस यही है कि सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी इस बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। मैंने देखा है उसे अपने लिए बेचैन यश के कॉलेज में जाते हुए। यश के कॉलेज का समय जानता है वो। यह हर बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि वह उसी समय अपनी बालकनी में आता है जहां से उसे मेरे घर का काफी हिस्सा दिखाई देता है। और आंखों की तो एक अलग भाषा होती है। तभी तो हम दोनों के बीच बिना कुछ कहे सुने कुछ 3 साल से हैं। आंखें सब कुछ कह सुन लेती हैं। आंखों में एक अजीब सी शक्ति होती है दिल की हर बात बयां करने की, जिसे वही समझता है जिसको आंखें समझाना चाहती हैं। ईश्वर प्रदत्त वरदान है आंखें। आज सोचने बैठी हूं तो महसूस हो रहा है इन आंखों के कहने सुनने के कारण ही तो हम एक दूसरे से बंधे हैं। वरना दिन भर देखते तो कईयों को हैं, पर किसी को बिना जाने सबके लिए थोड़े ही 3 साल से बेचैन घूमा जा सकता है। मैं सुबह शाम सैर पर जाती हूँ तो कई बार सोचती हूँ कि क्या वह मुझसे बात नहीं करना चाहता? क्यों नहीं आ जाता कभी गार्डन में? सालों से मैं यही सोच रही हूँ। सुबह तो खैर उसकी कामकाजी पत्नी घर में होती होगी, जो मुझे अच्छी लगती है, सुंदर है, स्मार्ट है। पर कितनी ही शामें मैंने उसका मन ही मन गार्डन में इंतजार किया है। कितना मुश्किल है एक विवाहिता स्त्री के लिए किसी परपुरुष के लिए अपनी कोमल भावनाएं छुपाना। क्या करूं? यह गलत है, पर दिल पर जोर नहीं रहा मेरा।
नादान अपनी राह पर ही निकलता जा रहा है। ऐसे ही कितने दिन बीत रहे थे। एक शाम मैं जब सैर कर रही थी, अचानक मुझे लगा कि क्या अब उसके लिए मेरी दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि वह मुझे सामने से आता भी दिखाई देगा। अपनी आंखों पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जब वो मेरी तरफ आया, गार्डन में काफी लोग थे। उनकी परवाह करते हुए उसने धीरे से कहा, इतने दिन हो गए, आपसे बात करना ही नहीं होता। यह मेरा कार्ड है, मुझे फोन करना। और हाँ, क्या नाम है आपका? मैं जैसे किसी जादुई अवस्था में बोली, कावेरी। और आपका? विनय। ओके, फोन करना, कहकर वह चला गया। मैंने पहली बार उसे इतने पास से देखा था। वह भी मुझे बहुत ध्यान से देखता रहा था। मैंने उसके कार्ड को बेचैनी से पढ़ा। विनय गुप्ता, किसी कंपनी में सीए है। किसी नवयुवती की तरह मेरी हथेलियां पसीने से भीग उठी। अजीब सी खुशी और उत्साह से मैं उसी समय सैर छोड़कर उसे फोन करने के लिए घर की तरफ चल पड़ी। बहुत सी बातें करनी थी उससे, कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ बताना था जो मेरे मन में चल रहा था। निखिल और यश के आने में काफी समय था। मैंने घर पहुंचकर अपने स्पोर्ट शूज भी नहीं उतारे, बस हाथ धोकर उसका कार्ड देखते हुए लैंडलाइन से फोन मिला दिया। नेटवर्क नहीं था, मोबाइल से टाइम खराब होता, और मैं तो अति उत्साहित थी। पहली ही घंटी में उसने फोन उठा लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने मुझे घर आते हुए देखा होगा। मेरे फोन का इंतजार होगा उसे भी। मैं कावेरी, मेरे कहते ही वो बोला, हाँ कावेरी, हाउ आर यू। उसके मुंह से मुझे अपना नाम पहली बार इतना खूबसूरत लगा कि मानो मैं हवा में उड़ रही थी। लगा वह कोई बार बार कावेरी कावेरी कहे। मैं शुरू हो गई, विनय, आपको पता है मैं कब से आपका गार्डन में इंतजार कर रही हूँ। रोज सोचती थी आप क्यों नहीं आ रहे। किसी दिन वहां बात करना कितना आसान था। आपने इतने दिन क्यों लगा दिए विनय। विनय हंसा। उसकी हंसी जैसे मुझे एक शीतल बौछार में भिगो गई। बोला, बस अब आना जरूरी लगा मुझे। आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए फोन नंबर दिया आज। मैं बहुत खुश थी। हाँ कहिए विनय, क्या बात करना चाहते हैं आप। बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कुछ भी हमारे बीच है वह ठीक नहीं है। जब हम एक दूसरे के रूटीन के हिसाब से बाहर आकर एक दूसरे को देखते हैं, उस समय आपके नीचे वाले फ्लैट में कोई हमें देखता है। आप तो नीचे नहीं देख पाएंगी ना, मैंने नोट किया है। मैं अपनी लाइफ में कोई भी अनावश्यक टेंशन नहीं चाहता। अच्छा भला सुखी परिवार है मेरा। आप भी अपने पर कंट्रोल रखिए। अब बस यही कहना था मुझे आपसे। अब रखता हूँ, कुछ जरूरी काम है। कहकर वह फोन रख चुका था। अपमान और दुख से मेरी आंखों से आंसू बह चले। आज इतने सालों बाद दिल को जो सुकून मिला वह इतना क्षणिक था, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैंने उसे फिर फोन किया।
उसने नहीं उठाया। अपना आत्मसम्मान भूलकर मैंने फिर उसे फोन मिलाया। उसने फिर भी नहीं उठाया। मैं रोती हुई फोन घूरती रही। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? यह क्या किया विनय ने? मैं कौन सा उससे कुछ मांग रही थी? कोई सीमा पार करने के लिए थोड़ी न उससे कह रही थी। उसे देखना था, उससे बातें करनी थी, बस यही था ना। और क्या चाहिए था मुझे? निखिल और पार्थ लौटे तो मेरी हालत देखकर घबरा गए। सूजी आंखें, पसीना पसीना शरीर, उड़ी रंगत। निखिल ने तो मुझे बेड से उठने ही नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आया क्या करूं। निखिल और पार्थ के चिंतित चेहरे देखकर दुख हुआ। तेज सिरदर्द है कहकर चुप पड़ी रही। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उठकर निखिल और पार्थ के मना करने पर भी डिनर तैयार किया। खुद खाया ही नहीं गया। मुझे अपनी हालत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं कोई युवा लड़की तो नहीं कि हो ब्रेकअप हो गया था या दिल टूट गया हो। पर हाँ, दिल तो टूटा था ना। लेकिन मुझे एहसास भी हो रहा था। अगले 2-3 दिन यह स्पष्ट हो गया कि विनय ने अपना रास्ता बदल लिया था। उसने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उसकी तरफ से अब कुछ नहीं था। अपने दिल को संभालना मेरे लिए मुश्किल काम था, पर संभालना तो था ही ना। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। या तो हमेशा रोती रहती या चुपचाप पड़ी रहती। निखिल मुझे डॉक्टर के पास ले गए। स्ट्रेस और हाई बीपी देखकर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे अजीब अधूरे बेईमानी से इश्क का यह अंजाम होगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। 1 महीना हो रहा था। उसके बाद विनय ने आमना सामना होने पर भी मेरी तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा था। एक दिन अचानक अवसाद के इन बादलों में से मेरे मन में एक ख्याल की चमक उभरी। मैं उसे अपने दिल में क्यों भला बुरा कह रही हूँ? वह तो एक शरीफ आदमी है, कितना अच्छा पति और पिता है। कोई और पुरुष होता तो अपनी तरफ एक पर स्त्री का झुकाव देखकर आगे बढ़ जाता और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता। मैं तो अंधी ही थी उसके लिए। वह चाहता तो कितनी आसानी से मुझे अपने और करीब कर सकता था। पर एक पड़ोसी की मेरी तरफ उठती नजर से भी उसने मुझे बदनाम होने से बचा लिया। निखिल और पार्थ को अगर पता चल जाता तो मुझे इससे आगे सोचकर ही झुरझुरी आ गई। एक पर पुरुष ने मेरे बहके कदमों को संभाला है। मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और कौन कहता है कि हर पुरुष स्वभाव से कामुक अय्याश और मौका परस्त होता है। यह शराफत हम स्त्रियों में की बापौती थोड़ी ही है। पुरुष भी होते हैं अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान, अच्छे इंसान, परिवार की मर्यादा को निभाने वाले। किसी एक पुरुष के चरित्रहीन होने पर सारी पुरुष जाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक पुरुष की शराफत का उदाहरण मेरे सामने था। मेरा पागलपन, मेरे बहके कदम गवाह थे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ,
आगे इसी तरीके से मैं आपके लिए कहानियां लाती रहूंगी। धन्यवाद।